क्लास के बाद बिस्मिल्लाह। होपफुली आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। यू विल बी डूइंग योर बेस्ट एज वेल। बड़े आज एज यू नो कि हमने अपना ऐसे जो है ना, ये बताया मैंने आपको कि ऐसे जो होता है ना, वो 5 कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है। जिसमें स्ट्रक्चर है, कंटेंट, ग्रामर, एक्सप्रेशन, और आखिरी जो होती है बड़े हम उसको आर्गुमेंट्स बोलते हैं। इन तमाम के 20 नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इन तमाम के 20 नंबर होते हैं। हमने बेटे स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन पे बात की, बॉडी पैराग्राफ पे बात की, ट्रांजिशन पैराग्राफ पे बात की, कंक्लूजन पे बात की। बड़े हम आज आउटलाइन पे बात, हमने आउटलाइन रहती है, लेकिन आउटलाइन पे हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि सर हम मेरा मेजर इशू जो है वो कंटेंट का है, मटेरियल का है। आज हम कंटेंट पे बात करेंगे, दोबारा हम वापस आउटलाइन पे कल वापस जाएंगे। अच्छा, अगर बेटे मैं कंटेंट की बात करूं ना, तो कंटेंट की भी बात 20 मार्क्स है। कंटेंट क्या होता है माय डियर सन? कंटेंट इज द कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, argument. I mean anything though that is converted in the form of word that is known as a content. कि हर वो चीज जिसको बड़े हम लफ्जों में बयान करते हैं ना, तो वो कंटेंट कहलाती है। If you do not have a content, you would be unable even to write a single sentence. अगर आपके पास बड़े कंटेंट नहीं है तो शायद आप एक जुमला भी नहीं लिख सकेंगे। और मैं अक्सर देखता हूं कि बड़े दो स्टूडेंट हैं, दोनों को लैंग्वेज पे एक जैसी कमांड हासिल है। अब एक जो होता है बेटे वो टॉपर होता है, और दूसरे की लोकेशन ही नहीं होती। द ओनली डिफरेंस इज दैट बेटे इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क जो है ना, वो कंटेंट का फर्क है। वो सिर्फ और सिर्फ बेटे फर्क जो है ना, वो कंटेंट का फर्क है। कंटेंट के अलावा किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है। इस वजह से कंटेंट जो है ना, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और हमेशा बड़े एक अच्छा कंटेंट जो होता है ना, उसकी 4 क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो अनक्वेश्चनेबल होना चाहिए। यहाँ पे अनक्वेश्चनेबल का मतलब ये है कि मसलन अगर बड़े किसी चीज के आप कोटेशन किसी बंदे की लिख रहे हैं, आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर लिख रहे हैं, आप कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। बस आज पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा कि पाकिस्तान में 60% जो है वो गुर्बत के नीचे हैं। ये इतना बड़े, दे आर ओनली 24%। अगर आपको नहीं पता तो आप बेटे अप्रोक्सीमेटली या अराउंड का वर्ड लिख सकते हो। दूसरी बात यह है कि यू मस्ट मेंशन योर सोर्स। आपको बड़े सोर्स जो है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि आप ये नहीं सकते कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू रीसेंट बुक को। तीसरी बात यह है कि बड़े उसकी ना यूनिवर्सल रेपुटेशन होनी चाहिए। यूनिवर्सल रेपुटेशन का मतलब यह है कि उसकी कोई जान पहचान होनी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि वो आपका जो टॉपिक है ना, उसके रेलिवेंट होनी चाहिए। मसलन पिछले दिनों मैंने एक टॉपिक दिया, एक स्टूडेंट ने लिखा कुरान आल्सो सेज अबाउट हायर एजुकेशन एंड कुरान सेज इकरा। बड़े ये इकरा जो है, ये हायर एजुकेशन के मुतालिक नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के मुतालिक है। इस वजह से हमारा अलमिया ये है, हमारा इशू ये है कि हम बेटे कोटेशन याद करते हैं ना, उसको हर सूरत में जबरदस्ती लिखने की कोशिश करते हैं। कभी भी बेटे उसको जबरदस्ती लिखने की कोशिश नहीं करनी। वो अनक्वेश्चनेबल होनी चाहिए। वो आपको सोर्स को हर सूरत में मेंशन करना जरूरी है। उसकी यूनिवर्सल रेपुटेशन होनी जरूरी है। और उसका बड़े जो नॉलेज है ना, वो डेफिनेट होना जरूरी है। अब सीएसएस में बड़े जो टॉपिक है ना, हमेशा सीएसएस में 3 किस्म के टॉपिक्स आते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है, हम बड़े इनको यूनिवर्सल टॉपिक्स कहते हैं।
ये वो टॉपिक होते हैं जो सीएसएस में हर साल हमेशा आते हैं। मैं अभी जब क्लास लेट भी हुई, मैं आज सीएसएस के पुराने पेपर पढ़ रहा था अभी। मैंने बेटे 1970 का टॉपिक पढ़ा, और 19 ये सीएसएस का मौजूदा निजाम, सॉरी, 1972 में शुरू हुआ है। मैंने 72 का टॉपिक पढ़ा, और बेटे उसमें आया हुआ था कि इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये 73 में भी आया, 74 में भी आया। हर साल बेटे ये टॉपिक आता रहा। मैं रीसेंट पास की सिर्फ अगर बात करूं, ये 2016 में आया था, मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन। 2017 में आया था, मीनिंग ऑफ पर्पसफुल एजुकेशन। 2018 में आया था, वुमेन यूनिवर्सिटीज एन एजेंट ऑफ चेंज, हायर एजुकेशन एन एजेंट ऑफ चेंज। रीसेंट पिछले साल की बात करें, 2023 में आया था कि ऑनलाइन एजुकेशन is more efficient as well as convenient as compared to the on campus education। बड़े यूनिवर्सल टॉपिक हमेशा सीएसएस के पेपर्स में होते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि आप बेटे सिर्फ यूनिवर्सल टॉपिक्स को भी कर लेना, तो आपका सीएसएस में हमेशा 3 से 4 टॉपिक आएंगे। और यूनिवर्सल टॉपिक कौन से हैं, मैं बड़ी डिटेल में आगे इन पे गुफ्तगू करूंगा। ये बड़े यूनिवर्सल टॉपिक हैं: डेमोक्रेसी, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल मीडिया, यूएनओ, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट ऑफ वुमेन, इस्लाम। ये बड़े वो टॉपिक हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि अगर आप सिर्फ यही टॉपिक भी कर लेना, तो आपका कभी भी इशू नहीं रहेगा। आप बाकी सारे टॉपिक्स को छोड़ दें, बड़े अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को भी कर लेना, तो कभी भी आपका इशू नहीं रहेगा। ये 10 में से 3 से 4 टॉपिक बड़े हर साल ये आते हैं, 3 से हर सूरत में ये आते हैं। इनके बाद बड़े दूसरे जो हमारे टॉपिक होते हैं ना, हम इनको अमर्जिंग टॉपिक कहते हैं। ये वो टॉपिक होते हैं जो अमर्ज होते हैं, देन डिसअपियर हो जाते हैं। हम इनको करंट इश्यूज टॉपिक भी कहते हैं, और ये भी बड़े सीएसएस के एग्जाम में हर साल आते हैं। जैसा कि मैं मिसाल देता हूं, एक टॉपिक है बेटे डिजास्टर मैनेजमेंट का। वो 1992 में आया था, 2006-7 में आया था, अर्थक्वेक था, 2010-11 में आया था, और मुझे लगता है कि वो 2024 में फिर आएगा। इनको बेटे हम अमर्जिंग टॉपिक कहते हैं। और तीसरे जो टॉपिक है, हम इनको लिटरेरी टॉपिक कहते हैं। ये वो टॉपिक होते हैं जो, ये भी अच्छा यूनिवर्सल टॉपिक की तरह होते हैं, और इन टॉपिक ने भी बड़े हर साल आपके एग्जाम में आना होता है। अगर इन 3 टॉपिक को, यूनिवर्सल को, अमर्जिंग को, लिटरेरी को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, तो आपके साथ बड़े कभी भी इशू नहीं रहेगा, आपके साथ कभी भी मसला नहीं रहेगा। मैं अब सबसे पहले जो बात करता हूँ ना, मैं यूनिवर्सल टॉपिक पे बात करता हूँ। आपने बड़े गौर से सुनना है। इनके जितने भी बड़े मेजर थीम्स हैं, मैं तमाम के तमाम थीम्स पे बात कर लेता हूँ कि जब भी इन पे टॉपिक आएगा, इनमें से कोई एक टॉपिक आएगा। बड़े सबसे पहला टॉपिक जो है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे अगर बेटे टॉपिक आएगा ना, तो इनमें से कोई एक डायमेंशन जरूर आएगी। या तो सबसे पहली बात यह है कि टॉपिक आएगा बेटे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पे। यू नो दैट वी हैव 2 फॉर्म। एक जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, और दूसरी जो है बेटे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। अगर ये इंग्लिश ऐसे नहीं आएगा, तो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में हर सूरत में बेटे इन पे एक टॉपिक जरूर आएगा। इसके ये आजकल आपको पता है हमारे मुल्क में बड़े ये बड़ी बहस चल रही है कि इनमें से एक टॉपिक आएगा। दूसरा जो टॉपिक है बड़े हम, जो आ सकता है और आया भी है और बहुत साल आया है,
ये फीचर्स है, फीचर्स नहीं आएगा तो बड़े करेक्टरिस्टिक्स आएगा, करेक्टरिस्टिक नहीं आएगा तो टॉपिक आएगा कि डेमोक्रेसी इज कल्चर रादर देन प्रोसेस। और ये भी नहीं आएगा तो बड़े लास्ट वो लिखेंगे कि प्री रिक्वायरमेंट क्या है डेमोक्रेसी की। अगर ये भी नहीं आएगा तो बड़े हर्डल्स आएंगे, रीजन ऑफ फेलियर्स आएंगी, इश्यूज आएंगे और चैलेंज आएंगे। अगर ये भी नहीं आएगा तो बड़े टॉपिक आएगा इम्पैक्ट्स, थ्रेड्स, consequences, repercussions। ये भी नहीं आएगा तो बड़े टॉपिक आएगा रेमडीज, सॉल्यूशन, वे फॉरवर्ड। ये भी नहीं आएगा तो वो आपसे पूछेगा बेटे डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर नहीं पूछेगा तो वो आपसे होप्स पूछेगा, होप्स नहीं पूछेगा तो प्रॉस्पेक्ट्स पूछेगा। वो आपसे बड़े इलेक्शन रिफॉर्म पूछेगा। और जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है वो आपसे पोलराइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स कहेगा। बड़े पोलराइजेशन हम डिविजन्स को कहते हैं। और अगर बड़े वो पोलराइजेशन भी नहीं पूछेगा तो वो आपसे कंसेंसस ऑफ पॉलिटिक्स पूछेगा। अब देखे ना बड़े एक साल कैसे एग्जामिनर दे जस्ट चेंज। बड़े 2018 में ऐसे आया था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप एंड हर्डल्स। और 2021 में आया था कि पोलराइज पॉलिटिक्स इशू एंड चैलेंज। ये तो वही बातें हैं जो कि 2018 में उसने पूछी थी। बड़े डेमोक्रेसी पे जब भी ऐसे आएगा, ये 8 डायमेंशन है, इनमें से किसी एक डायमेंशन पे आएगा। इसके अलावा बड़े किसी भी इसके अलावा डायमेंशन पे आप कैसे नहीं आ सकता। ये मुमकिनात में भी नहीं है कि बड़े इस। और ये देखें पिछले 10 साल के जो सीएसएस के पेपर आए ना, ये आपके टॉपिक्स आए। पोलराइज पॉलिटिक्स, इशू एंड चैलेंज, feature of real democracy, democracy's culture rather than process, democracy in Pakistan hopes and hurdles, future of democracy, democracy and illiteracy can never move together। इसके अलावा बड़े कोई भी पिछले 10 सालों से कोई भी टॉपिक नहीं है। कोई सवाल है यहां तक तो आप सवाल करें। तो आप अभी बैठ के ना मैं आगे बताऊंगा हाउ टू मेक द आउटलाइन, डेटा इकट्ठा करना कैसे करना है, हम इस पे आगे बात करेंगे। अच्छा, अगला बड़े जो आपकी डायमेंशन है ना वो है जी, आज से बताएं। सर एआई भी तो अब हॉट टॉपिक बनता जा रहा है ना ऐसे के लिए। बेटे क्या एआई जो है वो डेमोक्रेसी है? नहीं सर, बट वो मैंने कहा वो आपने मेंशन नहीं किया। बेटे मैंने आपको यूनिवर्सल टॉपिक बता रहा हूं, मैंने तो अभी इमर्जिंग पे बात ही नहीं की है। ठीक है सर, ठीक। अगला बड़े जो टॉपिक है ना ये एजुकेशन है। और हर साल बड़े एजुकेशन पे एक ऐसे जरूर आता है। ऐसे एजुकेशन पे किन चीजों पे आ सकता है? बड़े सबसे पहली बात है ना जो ऐसे आ सकता है वो ये आ सकता है कि व्हाट इज एजुकेशन। सेकंड नंबर पे बड़े हमेशा एजुकेशन की टाइप्स पे ऐसे आ सकता है। टाइप्स कौन सी हैं नोट कर लो। बड़े सबसे पहली टाइप जो है हम इसको बेसिक एजुकेशन कहते हैं। बेसिक एजुकेशन जो है ना ये बेटे 1 से शुरू होती है। 1 से लेके सेकेंड ईयर तक आपकी जो एजुकेशन है ना वो बेसिक एजुकेशन कहलाती है। इसमें फॉर्मल भी आ सकती है बेटे, इसमें इनफॉर्मल भी आ सकती है। बेसिक के बाद बेटे सेकंड एजुकेशन जो होती है ना वो वोकेशनल एजुकेशन भी कहते हैं। और इसको हम हैंड ऑन एजुकेशन भी कहते हैं, टेक्निकल भी इसे कहते हैं। ये वो एजुकेशन होती है जिसके अंदर बेटे 1 से लेकर 12 के दरमियान में आप किसी जगह एजुकेशन छोड़ देंगे और आप कोई ना कोई हुनर सीखेंगे। उसमें इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है, उसमें टेक्नीशियंस भी हो सकता है, उसमें प्लम्बरिंग भी हो सकती है। बड़े तीसरी स्टेज ऑफ एजुकेशन जो है ना हम इस एजुकेशन को प्रोफेशनल एजुकेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम इस एजुकेशन को
बड़े प्रोफेशन ये आपकी सेकंड ईयर से लेके 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन होती है ना, इसको प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं। इसमें बड़े डॉक्टर्स भी हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें साइंटिस्ट भी हैं, इसमें लॉ ग्रेजुएट भी हैं, इसमें अकाउंटेंट भी हैं। ये 12 से लेके, और इसके बाद जो एजुकेशन होती है ना, बड़े हम रिसर्च एजुकेशन कहते हैं। रिसर्च एजुकेशन वो होती है जिसमें आप एमफिल करते हैं और पीएचडी करते हैं। सो बुनियादी तौर पे बड़े एजुकेशन जो है ना, उसकी 4 टाइप्स हैं। हम जो पढ़ते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, वो स्टेजेस हैं। पहली टाइप का नाम मैंने बेसिक एजुकेशन रखा। इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल रिलीजियस तमाम आ जाती हैं। सेकंड का नाम हमने वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन रखा। तीसरी का नाम बड़े हमने प्रोफेशनल एजुकेशन रखा। और चौथी एजुकेशन जो है हमने इसका नाम रिसर्च एजुकेशन कर रखा। अच्छा, इसी तरीके से बड़े अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, हायर एजुकेशन 12 के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, जिसमें आपकी प्रोफेशनल भी आ जाती है, जिसमें आपकी रिसर्च एजुकेशन भी आ जाती है ना, ये दोनों की दोनों एजुकेशन जो है ना, हम इसको हायर एजुकेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद बड़े जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं ना सीएसएस में, वो नंबर 3 पे आए हैं। ये आउटकम्स हैं एजुकेशन के। कभी बड़े आपका एग्जामिनर लिखेगा कि मेरिट्स, कभी बड़े मेरिट्स का लफ्ज नहीं लिखेगा तो वो लफ्ज बेनिफिट्स लिखेगा। अच्छा बेटे, वो बेनिफिट्स का लफ्ज नहीं लिखेगा तो वो एडवांटेज का लफ्ज लिखेगा। एडवांटेज का लफ्ज भी नहीं लिखेगा ना, वो चेंज का लफ्ज लिखेगा। चेंज का लफ्ज भी नहीं लिखेगा तो बेटे वो एजेंट लिखेगा। एजेंट का लफ्ज भी नहीं लिखेगा तो बेटे वो मीनिंग्स का लफ्ज लिखेगा। और मीनिंग का लफ्ज भी नहीं लिखेगा ना, वो लिखेगा पर्पस। देखे ना बड़े 2017 में उसने पेपर दिया, मीनिंग ऑफ पर्पसफुल एजुकेशन, और 2023 में दिया मीनिंग ऑफ पर्पसफुल एजुकेशन। एक ही बात है। देखो, एक साल बैठ दिया हायर एजुकेशन एंड एजेंट ऑफ चेंज, ये भी आउटकम है। वुमेन यूनिवर्सिटीज एंड एजेंट ऑफ चेंज, ये भी आउटकम है। प्लेयर ऑफ रीडिंग, ये भी आउटकम्स हैं। क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, ये भी आउटकम्स हैं। और मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ये भी, ये सारे के सारे जो है ना, बड़े सारे के सारे एजुकेशन के आउटकम्स हैं। वो लफ्स मेरिट्स लिखे, लफ्स बेनिफिट्स लिखे, लफ्स मीनिंग्स लिखे, लफ्स पर्पस लिखे। बट इन तमाम के तमाम जितने भी हमारे अल्फाज हैं, इन तमाम के तमाम अल्फाज का एक ही मतलब। अच्छा, ये भी नहीं पूछेगा बड़े, वो आपसे पूछेगा काजेस ऑफ फेलियर। और याद रखें बड़े, जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, तमाम के तमाम बड़े काजेस ऑफ फेलियर एक ही हैं। क्या है जी? बजट नहीं है। क्या है जी? सिलेबस नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है। वो कभी बड़े आपसे लफ्स हो, क्या पूछेगा? काजेस ऑफ फेलियर्स पूछेगा। वो आपसे बड़े लफ्स हर्डल्स पूछेगा। आपसे बड़े वो लफ्स इल्स पूछेगा, और आपसे वो लफ्स रीजंस पूछेगा। वो आपसे बड़े लफ्स इश्यूज पूछेगा, और आपसे लफ्स प्रॉब्लम्स पूछेगा। इसके अलावा यकीन जाने बड़े वो कोई लफ्स नहीं पूछेगा। और अगर ये भी नहीं पूछेगा, वो आपसे फेलियर्स पूछेगा, रिपरकशंस पूछेगा। वो आपसे बड़े लफ्स कंसिक्वेंसेस पूछेगा। बड़े वो आपसे रेमडीज पूछेगा, सोल्यूशन पूछेगा, वे फॉरवर्ड पूछेगा। वो आपसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन पूछेगा, और 2 बातें पूछेगा ऑनलाइन की। ऑनलाइन की पहली बात वो आपसे पूछेगा, क्या ऑनलाइन एजुकेशन ने ट्रेडिशनल एजुकेशन को रिप्लेस कर लिया? और दूसरी वो आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, अच्छा वो लफ्ज चेंज करेगा, कभी वो मुस्लिम का लफ्ज लिखेगा, मुस्लिम का लफ्ज नहीं लिखेगा तो बेटे वो डेवलपिंग कंट्रीज का लफ्ज लिखेगा। वो भी नहीं तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लफ्ज पूछेगा। वो आपसे पूछेगा ऑनलाइन एजुकेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज में इसके क्या मसाइल हैं। और अगर ये भी नहीं पूछेगा ना, वो आपसे बेटे सिंगल नेशनल करिकुलम पूछेगा। वो जब भी पूछेगा बेटे ये चीज पूछेगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा। ये पिछले 20 सालों में बड़े एजुकेशन के जितने भी एसेस आए हैं, यही आए हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है।
हमेशा यही ऐसे आए। सारी बेटे यही बातें पूछी हैं, आप जिसके भी चले जाएं यही बातें पूछी। अच्छा, तीसरा बेटे जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है सोशल मीडिया, और मेरे ख्याल में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे है, हर सूरत में बड़े इस पे ऐसे आएगा। ये इसकी बुनियादी तौर पर ना बड़े चार डायमेंशंस हैं। पहली बात है यूजेस की। यूजेस, हम किसी भी चीज के बेटे बेनिफिट्स को यूजेज कहते हैं। दूसरी बात है बेटे अब्यूजेस की। तीसरी बात है बेटे रिप्लेसमेंट की, क्या सोशल मीडिया को कोई और मीडिया रिप्लेस कर। और चौथी बात है बेटे रेगुलेशन की। यूजेस की, अब्यूजेस, रिप्लेसमेंट या रेगुल, ये बड़े चार चीजों में से एक चीज पूछ सकता है। यूजेस हमेशा फवायद होते हैं, अब्यूजेस बड़े हमेशा नुकसानात होते हैं। रिप्लेसमेंट का अब बड़े गौर से सुने, क्या सवाल यह आ सकता है कि क्या सोशल मीडिया ने ट्रेडिशनल मीडिया को रिप्लेस कर लिया है? या बड़े सवाल ये आएगा, क्या फ्यूचर के अंदर सोशल मीडिया को कोई और मीडिया जो है वो रिप्लेस कर सकता है? अब सबसे पहले बड़े हम हिस्टोरिकल चीजों को देखते हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था ना 19 सेंचुरी में, सबसे पहला जो मीडिया था ना बड़े, वो डाइजेस्ट आते थे 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, 6 महीनों बाद भी आते थे। उन डाइजेस्ट को बेटे वीकली मैगजीन ने कुछ अरसे बाद रिप्लेस कर लिया। वीकली मैगजीन को कुछ अरसे बाद बेटे डेली न्यूज़पेपर ने कि डेली अखबार आना शुरू हुआ। इसको भी ना कुछ अरसा बेटे था, आफ्टरनून का अलहदा अखबार होता था, नाइट का अलहदा होता था। लेकिन देन इसको भी ना बेटे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना, ये टीवी वगैरह ने रिप्लेस कर लिया। और मौजूदा दौर में बेटे टीवी वगैरह को भी सोशल मीडिया ने रिप्लेस कर दिया है। क्या बेटे फ्यूचर के अंदर ये हो सकता है कि इसको भी कोई और फ्यूचर के अंदर मीडिया जो है वो रिप्लेस कर ले? इज इट पॉसिबल? अच्छा, ये बहस बेटे थी कि क्यों माजी के अंदर एक मीडिया ने दूसरे मीडिया को रिप्लेस किया है, और क्या सोशल मीडिया भी रिप्लेस हो सकता है? इस सारी बहस को बेटे हम तीन डायमेंशन पे चेक करेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि जब भी बेटे कोई मीडिया किसी दूसरे मीडिया को रिप्लेस करेगा ना, तो उसके लिए सबसे पहली बात यह होगी असेस टू द न्यूज, कि वो खबर जो है जितनी जल्दी कोई मीडिया प्रोवाइड करेगा, इतना जल्दी वो दूसरे मीडिया को रिप्लेस कर लेगा। मसलन बड़े 15 दिन के डाइजेस्ट को एक हफ्ते की मैगजीन ने कि 15 दिनों को वो 7 दिनों में लाया। 7 दिनों की अखबार जो है बड़े उसको 24 घंटे में लाई, कि अखबार की खबर जो थी 24 घंटे का। मीडिया जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेटे उसको 2 घंटे में लाया। किसी जगह कोई इंसिडेंट, कोई खबर है, तो यहाँ पे इनकी गाड़ियां जाएंगी, वहां पे कैमरामैन जाएंगे, वो लाइव करेंगे, लोग देखेंगे। अगर घरों से बाहर है तो घरों में जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन बड़े सोशल मीडिया ने इस खबर तक एक्सेस जो है ना, उसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। कि किसी जगह कुछ हुआ है ना, आप मोबाइल निकालेंगे, आप उसको लाइव कर लेंगे और सारी दुनिया देख रही होगी। इस वजह से बड़े सोशल मीडिया ने बाकी मीडिया को रिप्लेस कर लिया है। क्या अब सोशल मीडिया जो खबर को ना बड़े 5 मिनट तक लाया है, और साथ दो तीन और भी रिक्वायरमेंट हैं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब फ्यूचर के अंदर क्या बड़े ये मुमकिनात में है कि ये 5 मिनट को हम 1 मिनट में कन्वर्ट कर लें? जैसे हम, मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो मैं मुझे उस खबर तक एक्सेस नहीं है।
अब क्या बड़े फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा हो सकता है कि मेरे माइंड के अंदर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम की तमाम खबरें जो हैं वो फीड हो रही हूँ, सर्वे हो रही हूँ। अब इसकी एक शक्ल तो बड़े ये स्मार्ट वॉच है कि आपने मोबाइल नहीं भी है तो ये है, तो यकीनी बात है, मुझे लगता है कि बड़े फ्यूचर के अंदर कोई एक और मीडिया आएगा जो इस सोशल मीडिया से भी ज्यादा क्विक होगा। और अगर वो इससे ज्यादा क्विक हुआ तो यकीनी बात है ये मीडिया रिप्लेस हो जाएगा। दूसरी बात है बड़े ऑथेंटिसिटी की, कि वो खबर जो है वो कितनी ऑथेंटिक है। बड़े प्रिंट मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक था, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक था, 100% ऑथेंटिक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ऑथेंटिक था, लेकिन बड़े सोशल मीडिया जो है ना उसकी ऑथेंटिसिटी जीरो है। मेरे साथ तो कम से कम ये है, शायद आपके साथ भी यही हो। मैं बड़े कोई सोशल मीडिया पे खबर देखूं तो किसी और जगह से मैं जरूर बड़े उस खबर को रीचेक करता हूँ। लोगों के बड़े जेल अकाउंट्स बने हुए हैं, लोगों ने वो बात की नहीं होती है और चल रही होती है कि जी फलां ने ये बात कर दी है। आप इसमें भी देखें तो शायद बड़े जो ट्विटर है, जो जो एक्स है, वो ज्यादा रिलायबल है। और दुनिया के बड़े बड़े इदारे, दुनिया के बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जो हैं उसमें हैं, क्योंकि वो ब्लू टिक देते हैं। अब क्या, या तो बड़े सोशल मीडिया ऑथेंटिक हो जाएगा। ऑथेंटिसिटी क्या है कि हर बंदा ब्लू टिक होगा, वो तो परचेज भी किया जा सकता है। अब उसका मैकेनिज्म क्या है, बड़े उसका मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि ये जितने भी एप्लीकेशन हैं, ये हर मुल्क का बड़े जो डेटा सेंटर होता है जिसके हमारा नादरा है उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए। और जब वो अथॉरिटी इसको वेरीफाई करे तो तब अकाउंट होना चाहिए। लेकिन इससे होगा क्या कि नंबर ऑफ पीपल जो, या नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इस वजह से बड़े ये कंपनीज की फेवर में नहीं है, उनको सिर्फ एक एक मोबाइल नंबर जरूर रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद बड़े दूसरी चीज हमें केयर होकर, सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत ज्यादा, सबसे कम ज्यादा ऑथेंटिक है। तीसरी बात यह है कि बड़े डिवाइस ऑफ न्यूज कितनी इजीली अवेलेबल है। अखबार 24 घंटों बाद मिलता था, टीवी के लिए वो आप हर वक्त साथ तो लेके नहीं चल सकते, आपको घर जाएंगे तो खबर देखेंगे। सोशल मीडिया की डिवाइस जो है वो हर वक्त अवेलेबल है, मोबाइल निकालेंगे हम देख लेंगे। बात यह है कि बड़े इन तीन में से, इन तीन पैरामीटर्स में से कोई भी मीडिया दो पैरामीटर्स पे अगर बाकियों से बेहतर परफॉर्म करेगा तो वो बाकी जितने भी मीडिया है या मीडियम है उन तमाम के तमाम को रिप्लेस कर देगा। इन तीन में से दो पे जो भी बेहतर परफॉर्म करेगा ना, तो यकीनी बात है कि बड़े वो बाकी तमाम के तमाम को रिप्लेस कर लेगा, यकीनी बात है। फ्यूचर के अंदर आप, क्योंकि बड़े सोशल मीडिया जो है वो इन तीन में से दो पे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर बड़े फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा मीडियम आ गया जो इंफॉर्मेशन में भी क्विक हो, जिसके अंदर ऑथेंटिसिटी भी ज्यादा हो, और जिसकी डिवाइस जो है वो भी हर वक्त अवेलेबल हो, तो यकीनी बात है बड़े इसको कोई और मीडिया जो है ना बहुत ज्यादा जल्दी में इसको रिप्लेस कर लेगा। यकीनी बात है बहुत जल्दी में रिप्लेस कर लेगा। अब इस पे बड़े अगर टॉपिक आ सकते हैं तो कौन से आ सकते हैं? बड़े सबसे पहला जो टॉपिक आ सकता है ना, वो टॉपिक ये आ सकता है कि फेक न्यूज एंड साइबर प्रोपेगेंडा, द यूज एंड अब्यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया is a tool to create unrest in a society. आप खास तौर पे बड़े जब कोविड-19 था, तो ऐसे ही लगता था आप बाहर निकलेंगे तो आपको हर जगह डेड बॉडीज मिलेंगी। हमारा बेटे कराची का यही है कि कराची में आप मोबाइल लेके निकलेंगे और कोई आके छीन लेगा। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। रोल ऑफ सोशल मीडिया फॉर गुड गवर्नेंस, ये बड़ा एक्सपेक्टेड टॉपिक है। सोशल मीडिया इस वजह से बड़े प्राइम मिनिस्टर से लेके हर डीसी तक, हर डीपीओ ने अपना अपना अकाउंट बनाया हुआ है। सोशल मीडिया इज अ वेपन फॉर फिफ्थ जनरेशन वार।
बड़े सबसे 5th जनरेशन वार का मतलब ये है कि जब इदारों को उसके सिटीजन के साथ लड़ा दिया जाए। इसका सबसे पहले बड़े जो विक्टिम बना था वो पाकिस्तान बना था 1971 में। जितना भी बड़े ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उस वक्त का रेडियो था या प्रिंट मीडिया था, वो सारे के सारे पे बड़े जो हिंदू कम्युनिटी थी उसकी मोनोपोली थी। अब वो फीड कर रहे थे और फिर आपने क्या देखा, और आज आप देख रहे हैं कि बड़े हमारे इदारों जो हैं, इसमें इदारों भी बराबर के कसूरवार हैं। देखो बड़े वही इदारे जिनको लोग रिस्पेक्ट करते थे आउट ऑफ वे जाके आज उन पे लोग बहुत सी बातें करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बड़े ये हर जगह सोशल मीडिया पे जितनी भी खबरें चल रही होती हैं उनमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती। आप कभी बड़े नोट करें कि अरब स्प्रिंग्स जो आया था वो हर उस मुल्क में क्यों आया था जो कि एंटी इसराइल थे। इजिप्ट में आया, सीरिया में आया, लीबिया, किसी एक भी बेटे डियसेंट बेटे मुल्क में नहीं आया जो कि प्रो इसराइल थे। उसकी वजह है वो सारा का सारा जो था वो कंट्रोल्ड था। अगर बड़े चाइना के अंदर ये सोशल मीडिया होता ना, चाइना कब का टूट फूट का शिकार हो चुका होता। और पाकिस्तान में अब क्योंकि चाइना का अपना एक सिस्टम है जिसको बड़ा एडवांस सिस्टम है जिसको वो वी चैट कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़े आज पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज जो है ना वो सोशल मीडिया की वजह से हैं। हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ पोलराइजेशन है, कन्फ्लिक्ट है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो भी सोशल मीडिया है। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। उसकी वजह यह है कि बड़े जब हम बात करते हैं कि कोई आप हमें असेस दें सोशल मीडिया तक को कि ये किसका अकाउंट है, वो कहते हैं दिस इज अगेंस्ट आवर प्राइवेसी पॉलिसी। लेकिन अमेरिका और पूरे के पूरे यूरोप को बड़े उस तक असेस हासिल है। और रोल ऑफ सोशल मीडिया इन नेचुरल डिजास्टर, ये आप देख लें, आल खिदमत को देख लें, हदीका क्यानी को देख लें, या बड़े हम कोई एक बंदे को देखते हैं कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा होता है, तो उससे तमाम के तमाम लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। और आखिरी मैं ये समझता हूँ बड़े हर सूरत में इस पे ऐसे आएगा, और ये टॉपिक है लिमिटेशन या रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। बड़े सोशल मीडिया जो है ना इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर बड़े हम सोशल मीडिया, उसकी वजह ये है कि बड़े या तो देखो, आप बड़े किसी भी बंदे को फ्रीडम या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे को देते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे यहाँ बड़े कितने लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों को सोशल मीडिया का यूजेज आता है। इस वजह से बड़े अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है ना, अगर चीजों को हमने सेटल करना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि सोशल मीडिया जो है ना उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। वैसे सोशल मीडिया इन इटसेल्फ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको याद होगा बड़े कुछ अर्सा पहले यूरोप के अंदर इंडिया के एक पूरा नेटवर्क पड़ा गया था जिसका नाम इन्फो लैब्स था। और उनका काम ही एक था, और उनका काम ये था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो खबरें थी उनको फीड किया करते थे। और वो सारे के सारे जाली अकाउंट्स होते थे। अब आपको पता है कि बड़े इंडिया तक को हम यहाँ से कोई चीज ट्विटर पे या किसी भी जगह पोस्ट करें तो वो इंडिया में विजिबल नहीं होती, क्योंकि इंडिया ने उनसे। लेकिन जब इंडिया की बातें यहाँ पे विजिबल होती हैं, जब इंडिया से कोई पोस्ट करे, तो जब हम उनसे ये बात करते हैं ना कि आप हमें भी वो दें असेस, वो कहते हैं जी प्राइवेसी के अगेंस्ट है। लेकिन वो तमाम की तमाम चीजें इंडिया को मिली हुई। ये बड़े मेजर टॉपिक हैं जो कि सोशल मीडिया के मुतालिक आ सकते हैं। अब बड़े जो टॉपिक है ना, ये सर ये दो टॉपिक हैं, ये बड़ी एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं। पहला, ये बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है कि इस उम्मा एन आउटडेटेड आइडियोलॉजी। हमारे यहाँ तो उम्मा का कंसेप्ट था, और इस उम्मा की कंसेप्ट की वजह से हमने आज तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया है।
अब कितने मुस्लिम ममालिक हैं जो कि फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। बट जब कश्मीर का इशू था तो कितने ममालिक थे जो कि हमारे साथ खड़े हुए थे, मेजॉरिटी इंडिया के साथ खड़े हुए। क्योंकि बड़े मौजूदा दुनिया का जो मॉडल चल रहा है ना, वो इकोनॉमिक वर्ल्ड मॉडल चल रहा है कि जिस भी मुल्क के साथ आपकी जितनी ज्यादा इकोनॉमिक टाइज होंगी, वो आप जो कुछ भी करते रहेंगे वो खामोश रहेगा। चाइना भी मुस्लिम के खिलाफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसीज हैं, लेकिन हमने कभी उनके मुतालिक तो बात नहीं की है। लेकिन कश्मीर के मुतालिक हम जरूर बात करते हैं। ये जरूर पढ़े, ये बड़ा एक्सपेक्टेड टॉपिक है। 1970 1970 में बड़े ये बड़ा पॉपुलर कंसेप्ट था। दूसरा टॉपिक आ सकता है बड़े, ग्रोइंग इस्लामोफोबिया एंड द रोल ऑफ ओआईसी। मैं नहीं समझता कि बड़े ओआईसी का इसमें कोई रोल है। यूनाइटेड नेशन ने एक डे मनाया है, वो यूनाइटेड नेशन का रोल है, ओआईसी का तो मेरा ख्याल है कोई रोल नहीं है। ये भी बेटे टॉपिक आ सकता है कि राइस इन पॉपुलिज्म हैज फर्दर एस्केलेटेड इस्लामोफोबिया। पॉपुलिज्म का मतलब ये खास तौर पे बेटे इंडिया में बहुत ज्यादा है। पॉपुलिज्म का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज को उसकी मेरिट्स की बुनियाद पे नहीं, आप उस चीज को इमोशनल होकर देखना शुरू कर लेना, वो पॉपुलिज्म मजहब की बुनियाद पे भी हो सकता है। वो पॉपुलिज्म बेटे रंग की बुनियाद पे भी हो सकता है। वो पॉपुलिज्म किसी झूठे फॉल्स इंप्रेशन पे भी हो सकता है। अब ट्रम्प का बेटे जो पॉपुलिज्म था ना, वो था वाइट मैन सुप्रीमेसी का। वो ये कह रहा था वहां के नेटिव जो मिडिल क्लास अमेरिकन थे कि आप इस वजह से मिडिल क्लास हैं, आप इस वजह से गरीब हैं कि आपके रिसोर्सेस जो हैं वो बाहर से इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो खा रहे हैं। वो कह रहा था इन तमाम लोगों को मैं वापस भेजूंगा, इन पे मैं टैक्स लगूंगा। अब बेटे नरेंद्र मोदी का जो पॉपुलिज्म है वो मजहब की बुनियाद पे है। हिंदुत्व जिसका कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि दुनिया के अंदर एक ही मजहब जो यूनिवर्सल मजहब है और वो हिंदुइज्म है। इस वजह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इमरान खान का बेटे जो पॉपुलिज्म है वो फॉल्स इंप्रेशन वाला था, वो रियासत मदीना वाला था। सो जिस भी मुल्क के अंदर बड़े ये पॉपुलिज्म बढ़ता है, उससे इस्लामोफोबिया भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और आखिरी टॉपिक जो आ सकता है बड़े, वो टॉपिक ये है कि चैलेंज टू द रिलीजियस प्लूरलिज्म। यूरोप के अंदर बड़े रिलीजियस, यूरोप के अंदर ना बहुत ज्यादा मजहबी आजादी थी। वहां पे किसी को कोई कंसर्न नहीं था। और बड़े जब भी दुनिया में कोई मुल्क तरक्की करता है ना, वहां पे प्लूरलिज्म बहुत ज्यादा होता है। उससे क्या होता है कि दुनिया की जितनी भी बड़े करीम है ना, जितने भी बड़े बड़े माइंड्स हैं, वो एक जगह इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। अब आपको याद होगा, अब साइड का मुसलमान, ये ऑटमन अंपायर जो थी, पूरी दुनिया की बड़े करीम उधर, तो वहां पे आजादी हासिल होती है। अमेरिका ने भी बड़े यही किया था, यूरोप ने भी यही किया था। लेकिन अब यूरोप में शायद मजहबी आजादी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है या कम होनी शुरू हो गई है। और ये इस चीज की पहली निशानी होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पे बेटे डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। आपने बड़े उर्तकल ड्रामा देखा होगा, उसमें हर दफा वो एक बात करता है जस्टिस की। वो कहता है दुनिया के तमाम हुनरमंद लोगों को बनाओ, और उनका जो भी मजहब हो, हमें उनके मजहब से कोई किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरीके से बेटा अगर यूनाइटेड नेशन पे ये बड़े एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं दो तीन। पहला ये है कि ऑब्लिगेशन ऑफ यूएनओ टू काउंटर द हेल्थ चैलेंज। हम तो कह रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। हम तो ये कह रहे थे कि शायद अब डेथ जो है ना, मौत, उसको भी हमने शिकस्त दे दी है। और अब हजरत खिजर की उम्र पाने वाले हैं। हमने जितनी भी तरक्की की है ना, वो वार में की है। पीस में हमने कोई तरक्की नहीं की है। और जब बेटे कोविड-19 आया ना, तो हम वो मेजर्स ले रहे थे कि जो प्रेमिटिव एज की ह्यूमन बीइंग लिया करते थे, जो प्रेमिटिव एज की ह्यूमन बीइंग लिया करते थे। हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, हम एक दूसरे को क्वारंटाइन कर रहे थे। और क्या बेटे हमने तरक्की की होती
तो क्या हमें वैक्सीन बनाते बनाते 2.5 ईयर लग जाते? हमें कभी भी बड़े 2.5 ईयर्स ना लगते। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने, या यूनाइटेड नेशन जो है, और देन बड़े क्या हुआ, तो यूनाइटेड नेशन ने वो जो फार्मूला था उसको फ्री करना था। अब बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े ममालिक्स ने इससे ट्रिलियन ऑफ रुपीज कमाए हैं। अब दूसरा बड़ा एक्सपेक्टेड टॉपिक है, द ग्लोबल इंडिफरेंस टुवर्ड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। दुनिया की वो तमाम कौमें जो अपनी आजादी के लिए लड़ रही हैं, कितनी दुनिया के ममालिक हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। अब यूक्रेन बेटे जब सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो पूरा यूरोप उसके साथ खड़ा है, अमेरिका साथ खड़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम जब कश्मीर के लोग, फलस्तीन के लोग जब सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो कोई दुनिया का एक भी मुल्क उनके साथ चंद ममालिक के अलावा खड़ा हुआ नहीं है। यूक्रेन में, यूक्रेन की सेल्फ डिटर्मिनेशन में ना तो इंडिया खड़ा है उनके साथ, ना पाकिस्तान खड़ा है, ना चाइना खड़ा है। और हमास या आप फलस्तीन और कश्मीर को देख लो तो यहाँ पे बहुत से ममालिक उनके साथ खड़े हुए नहीं है। और आखिरी बड़ा एक्सपेक्टेड बेटे ये टॉपिक है, ऑब्लिगेशन ऑफ यूएनओ टू 21st सेंचुरी। अब यूनाइटेड नेशन के बड़े ऑब्लिगेशन चेंज हो गए। क्या हो गए? अब तो उनके बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन हैं। अब इनका, सॉरी, एक मिनट, आप तो बेटे यूनाइटेड नेशन के बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन हो गए। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पोल्यूशन उनका है, स्मोक है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, पीस है। और आखिरी जो मेरे ख्याल में बड़े सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक है ना, वो ये है कि यूएनओ सीम्स इररेलेवेंट इन द मॉडर्न एरा। मेरे ख्याल में बड़े मॉडर्न एरा में यूनाइटेड नेशन जो है ना, वो मुकम्मल तौर पे इररेलेवेंट नजर आ रही है। इसका तो ये काम था कि बड़े इसने जंगों से रोकना था। और 21st सेंचुरी में बड़े 2000 से लेके 2024 में इतने लोग जंगों की वजह से बेटे डेथ हुई है। ये लोगों की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ना, उसमें भी इतने लोगों की डेथ नहीं हुई थी जितने लोगों की बड़े इस जंग में डेथ हुई है। सो यूएनओ जो है वो मुकम्मल तौर पे बेटे इस मॉडर्न एरा में इररेलेवेंट लगता है। ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है। अगर बेटे मैं करंट इश्यूज की बात करूं, मैं करंट टॉपिक की बात करूं, तो ये चंद टॉपिक हैं, इन पे आपने बहुत ज्यादा काम करना है। इसमें सबसे पहला जो करंट टॉपिक है और ये वो टॉपिक हैं जो कि करंट अफेयर में भी आ सकते हैं, पाकिस्तान में आ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ना बेटे, वो फ्लड्स का टॉपिक है, या हम इसको डिजास्टर मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन रशिया भी चल रहा है, हमास इजराइल भी चल रहा है, ताइवान का इशू भी चल रहा है, अमेरिका और चाइना की ट्रेड डिफरेंसेस भी चल रहे हैं, चाइना और अमेरिका के साउथ चाइना सी के अंदर भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अच्छा बेटे, ये जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है ना, इनकी दो डायमेंशन आपने याद रखनी है। जब रशिया के साथ बड़े कोई कन्फ्लिक्ट होगा ना, तो उसमें पूरी नेटो आ जाएगी, अमेरिका प्लस यूरोप। आप इसका कंपैरिजन एससीओ से कर सकते हो। अच्छा, उसके बड़े वहां पे ना रशिया को जो सपोर्ट मिल रही होगी ना, वो चाइना से मिल रही होगी, और साथ इंडिया जो होगा ना उससे भी मिल रही होगी, ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल होगा। अच्छा, जब चाइना के साथ अमेरिका का इशू होगा ना, तो यूरोप को चाइना से कोई इशू नहीं है। यूरोप नहीं अमेरिका के साथ चाइना के मामले में खड़ा होगा। वहां पे ना बड़े अमेरिका और अलायंस बनाएगा। वो किसकी अलायंस बनाएगा? वो साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द ममालिक जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, क्योंकि ये सारे के सारे वो ममालिक हैं बड़े जो सेम रूट यूज करते हैं, जिसको आप इंडियन ओशन कह सकते हैं।
वहां पे और ममालिक हैं उनके अलायंस, यहाँ पे और ममालिक हैं, यहाँ पे इंडिया भी चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ होगा। इसके बाद में बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस, ये बड़ा एक्सपेक्टेड टॉपिक है। अब टॉपिक हम देते हैं ना बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत से लोग लिखना शुरू कर देते हैं, इलिटरेसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो बेटे, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो देन इकोनॉमिक चीजें यूज करें ना। आप ट्रेड डेफिसिट का जिक्र करें, बजट डेफिसिट का जिक्र करें, मिनिमम टैक्सेशन का जिक्र करें, इन चीजों को बेटे जिक्र करें। आप इन चीजों को जिक्र ही नहीं करते। अच्छा, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात जब आती है ना बेटे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इलेक्शन रिफॉर्म जो कुछ आजकल हो रहा है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब ये है बेटे, डिवीजन है, हर लेवल पे डिवीजन है, हर बात पे डिवीजन है। और जब जब भी बेटे प्लूरलिज्म होता है ना, वो मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह बातें होती हैं। 1970 के इलेक्शन में बड़े प्लूरलिज्म। अब जो सोल्यूशन है ना, वो है पॉलिटिकल कंसेंसस, के तमाम बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल इदारों को, स्टेट के इदारों को एक दफा तमाम के तमाम को बड़े मिल के बैठना होगा, और मिल के बैठ के उनको कंसेंसस करना होगा। तब इस मुल्क के हालात, सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, बड़े इम्प्लीकेशन आएंगी कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड कैसी है। मसलन सोशल बिहेवियर चेंज हुई है कैसे। पहले बड़े अगर किसी बंदे से आप हाथ नहीं मिलाते थे ना, कहते थे यार ये बड़ा बदतमीज बंदा है। अब बड़े आप किसी से हाथ मिला लेते हो तो कहते हैं यार बड़ा बदतमीज है, अन अनहाइजेनिक किस्म का बंदा है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। पहले बड़े मास्क कोई भी लगाता था ना, तो हम कहते थे यार ये बंदा जो है ना, ये कोई बीमार है। और आजकल आपको पता है मास्क जो है, बड़े प्लूरलिज्म जो होता है ना, इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस। पोलराइजेशन का मतलब होता है डिवीजन। अच्छा, ये मैंने लफ्ज गलत लिखा हुआ है, प्लूरलिज्म नहीं इधर, वो लफ्ज दूसरा होना चाहिए, पोलराइजेशन होना चाहिए। पहले बड़े मास्क कोई पहनता था तो हेल्थ, हम कहते थे सिक है। और अब कोई मास्क पहनते हैं तो हम कहते हैं यार बड़ी अच्छी बात है, बड़ा हेल्थ कॉन्शियस बंदा है। सो इससे बड़े सोशल इम्प्लीकेशंस भी हुई हैं। पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई खाना छोड़ देता था ना, और किसी का पानी कोई नहीं पीता था तो कहते थे बड़ा बदतमीज है, आप कोई हाथ भी नहीं लगाता। पहले बड़े डिस्पोजेबल चीजें जो है ना, वो नापसंद की जाती थी। आजकल डिस्पोजेबल आइटम्स जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। ये बड़े इसकी सोशल इम्प्लीकेशन भी हैं और इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। ये अच्छा, इसी तरीके से बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ा एक्सपेक्टेड टॉपिक है। इसमें भी आपका इसमें ये भी आ जाता है कि एआई भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, आईटी भी आ जाता है, एआई भी आ जाता है। ये भी बड़े एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं। इन दोनों पे भी बड़े काम करना शुरू कर लें। ये जो हैं ये बुनियादी तौर पे आपके चंद एक करंट इश्यूज हैं। मैं एक मिनट लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं एआई, क्या इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल, इंटेलिजेंस। हाँ इंटेलिजेंस सर, सर आर्टिफिशियल यार क्लास इंटेलिजेंस। चली थी अम्मी 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 यार मामा डिफेंस की क्लास चली थी अल्लाह अबोड़े क्लास। नाजिश क्या हो गया है? आग लग गई है लग हैं? आग लग गई है लग रहा है। अल्लाह खैर करे क्या। सर अच्छी भाई के बात करो बेटे ने यार। मोबाइल छीन लिया है, मैंने कहा चलिए क्लास चल रही है, सर भाई का बेटा था।
अच्छा अच्छा, ये किसने कहा ये है करो। यार? कोई अच्छी बंदा कोई अच्छी बात करता है, तुम कह रहे हो आग लग गई है। ये सब देखे ना सर, वो कह रहा था मेरे साथ खेलो, क्या कह रहा था? मेरे साथ बैडमिंटन सर खेलो, वो कह रहा था। कहने जब मैं सीएसएस पास कर जाऊंगी तो तब खेलूंगी। हम्म। उस वक्त तक कहो कि खेलना, कहो कि उस वक्त तक खेलना मना है। तो ये बड़े जो चंद टॉपिक है ना, ये चंद टॉपिक आ सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जो सीएसएस के पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, अब बड़े इसको और फर्दर नैरो डाउन करते हैं कि टॉपिक आएंगे तो कौन से आएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसमें ना बड़े दो टॉपिक आएंगे। एक आएगा कि, और भी इन्हीं के रिलेटेड कुछ आ सकते हैं, दे जस्ट चेंज द वर्ड। बड़े टॉपिक आ सकते हैं क्लाइमेट चेंज एंड आवर प्रिपरेशन टू काउंटर इट। बड़े जब आवर का लफ्ज आ जाता है ना, तो इसके अंदर वर्ड इन स्पेसिफिक, वर्ड इन जनरल एंड पाकिस्तान इन स्पेसिफिक। ठीक है, कि वर्ड जो है वो जनरल और पाकिस्तान जो है वो स्पेसिफिक, ये टॉपिक आ सकता है। या ये आ सकता है कि बड़े क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थ्रेट फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है बड़े उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसके बाद बेटे जो टॉपिक आ सकता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट पे आ सकता है। किस पे आ सकता है? बेटे टॉपिक आ सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट पे। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक आ सकता है वो टॉपिक आ सकता है कि मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस, चैलेंज एंड प्रॉस्पेक्ट्स। सबसे पहले तो बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यू प्रोविंसेस की डिबेट जो है ना, ये कब शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, और कहां तक ये डिबेट जो है ना वो जा सकती है। अच्छा, अब ये डिबेट जो है बड़े, सबसे पहले जो ये डिबेट है ना, आपको पता है 1905 में शुरू हुई थी, जब बंगाल को डिवाइड किया गया था। 1911 में खत्म हो गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर यह था कि नए सूबे नहीं बनाने, और कैद आजम की 14 पॉइंट्स में था कि सूबे बनाने। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े सूबे कौन चाहता है बनाए। डिप्राइव्ड लोग जो होते हैं ना वो चाहते हैं सूबे बनाए, क्योंकि उनसे उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बड़े जो अलीट क्लास होती है ना, अलीट जर्नलिस्ट भी होते हैं, अलीट बैरोक्रेट्स भी होते हैं, अलीट पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ये सारे के सारे चाहेंगे कि नए सूबे ना बने। ये क्यों चाहेंगे? क्योंकि बड़े इनकी जो मुनापली होती है ना, या इनकी जो जो जुरिस्डिक्शन होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब एक लाहौर का बड़े जज या वकील क्यों चाहेगा कि साउथ पंजाब बन जाए? क्योंकि पहले तो लाहौर हाई कोर्ट में उनको आना पड़ता है। अब बेटे लाहौर का एक बैरोक्रेट क्यों चाहेगा कि यार उसकी जुरिस्डिक्शन थोड़ी सी रह जाए? अब आप बनाए क्यों जाते हैं? बड़े हमेशा गुड गवर्नेंस के लिए सूबे बनाए जाते हैं। जो इंडिया में पंजाब था ना, बड़े 70% पंजाब हमारे पास था और 30% इंडिया के पास था। उन्होंने भी उस पंजाब को 3 हिस्सों पे डिवाइड कर दिया है। बड़े किसी भी सूबे को जुबान की बुनियाद पे हमें कभी भी डिवाइड नहीं करना चाहिए। हमें जब भी बड़े सूबा बनाना है ना, कभी भी जुबान की बुनियाद पे हमें नहीं डिवाइड करना चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे डिवाइड करना चाहिए। पाकिस्तान में आपको पता होना चाहिए बड़े हजारा की डिबेट चल रही है, साउथ पंजाब की चल रही है, बहावलपुर की चल रही है, कराची की चल रही है, और बलूचिस्तान के अंदर भी डिबेट चल रही है। अगर बड़े आपने सुबह बनाया मतलब साउथ पंजाब बनाना है, उस जुबान पे ना बनाए, उसमें देन बड़े घुटकी जो है ना, घुटकी के लोगों को कराची जाने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, उनको मुल्तान या रहीम जा खान आने में 3 घंटे लगेंगे।
देन बड़े डेरा इस्माइल खान गुट की, आप कभी भी जुबान की बुनियाद पे नहीं, बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे नए सूबे बनाए, उससे चीजें बेहतर होंगी। अब अटक जो है उसको हजारा के अंदर ले जाए। अब अटक के बंदे को बड़े लाहौर जाने में बहुत सफर है, लेकिन उनको शायद अटक के लोगों को अब्ताबाद जाने में इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आजकल बड़ा एक्सपेक्टेड टॉपिक है, बड़े राइट ऑफ मिनॉरिटीज, इश्यूज के हैं, चैलेंज के हैं। आपने देखा है पिछले दिनों जड़ावाला के अंदर एक वाकया हुआ था। हमारे यहाँ बड़े 3 किस्म के मिनॉरिटीज के इश्यूज हैं। सिंध के जो केपी के है ना, बड़े केपी के अंदर ज्यादातर एक ही मेजॉरिटी, वहां पे कुछ सिख हैं, वहां पे ना बड़े उनकी लाइफ को थ्रेट्स हैं। पंजाब के अंदर तो वी हैव 2 टाइप, ज्यादातर क्रिश्चियन है और उसके बाद अहमदी मिनॉरिटी है। सिंध के अंदर बड़े हिंदू मिनॉरिटी है। इन तमाम के तमाम को बड़े अलग अलग चैलेंज हैं। सिंध के अंदर एक फोर्स मैरिज का कंसेप्ट है, ये देखना है आपने। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान has failed to produce the efficient human resource. Illiteracy breed extremism in the society. आजकल फिर आपको पता है धरनों का सीजन चल रहा है, धरना अगेंस्ट द स्टेट। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये क्वेश्चन ऑन द रेट ऑफ द स्टेट है। डेमोक्रेसी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, future of democracy in Pakistan, election reform. Why is democracy failed to deliver in Pakistan? Emerging power of social media, मैंने पहले भी बताया, रोल ऑफ सोशल मीडिया, गुड गवर्नेंस, लिमिटेशन ऑफ फ्री स्पीच। और आजकल बड़ा एक्सपेक्टेड टॉपिक है, बड़े आपको पता है कि हम मीडिया को ना 4th पिलर कहते थे। आजकल कभी सुना है 4th पिलर? डिमाइस, बड़े सोशल इम्पार्शियल मीडिया जो है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, कोई खत्म गया। इमेज ऑफ इस्लाम इन वेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुस्लिम उम्मा, एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, इट्स इम्पैक्ट, बड़े क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब सिर्फ उसकी कमियां नहीं, 4 चीजें होती हैं बड़े उस चीज के ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के सेकंड बाद उसके सक्सेस, ये बड़ा एक्सपेक्टेड है। बड़े यूथ, आपको पता है इंडिया की आबादी चाइना की आबादी से ज्यादा हो गई है, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग। दुनिया अब ये कह रही है, ये समझ रही है कि आबादी जो है ना आपका एसेट है। बड़े जापान जो है उसकी इकोनॉमी सेकंड पोजीशन पे थी, लेकिन ऐसा ऐसा वो श्रिंक होना शुरू हो गई है, अब वो 7th। रीजन ये है कि बड़े वहां पे आबादी का मसला है, वहां पे ओल्ड एज का मसला है। बड़े जापान की 60% आबादी जो है ना उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। दे डू नॉट हैव द लेबर फोर्स, उनके पास लेबर फोर्स है ही नहीं। या बड़े उनके पास लेबर फोर्स नहीं है, उससे इश्यू क्या हो रहा है कि वहां पे बाहर से लोग आते हैं काम करने और वो सारे का सारा पैसा जो कमाते हैं वो वापस भेज देते हैं। अब इंडिया क्यों बड़े सेलिब्रेट कर रहा है, उसकी वजह यह है कि इंडिया ने ये रिसोर्स जो है उसको टेक्निकल कर दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है। और इस वक्त बड़े दुनिया में सेकंड नंबर पे जो रेमिटेंसेस हैं वो इंडिया की, बड़े इस वक्त जो रेमिटेंसेस है ना वो 100 बिलियन को क्रॉस कर चुकी हैं। चाइना की 120 बिलियन। अब इंडिया के लोग बड़े पूरी की पूरी इंडस्ट्री क्लोज भी हो जाए ना, उनके इतने ज्यादा रेमिटेंसेस हैं कि वो तब भी सरवाइव कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों ये आज आपके साथ शेयर भी करूंगा, अमेरिकन बड़े CNN ने एक रिपोर्ट दिया 5 मिनट की कि हम दुनिया से क्या इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा वी इंपोर्ट द कार्स फ्रॉम जापान, LEDs फ्रॉम कोरिया, oil, petroleum product from Saudi Arabia, and we import the big mine from India. दुनिया की कितनी कंपनीज हैं जिनके CEOs इंडियन हैं। हमारी बड़े रेमिटेंसेस जो हैं वो सिर्फ $24 मिलियन हैं, और
पाकिस्तान अगर सरवाइव कर रहा है तो रेमिटेंसेस की वजह से कर रहा है। अब चाइना ने बड़े कैलकुलेशन की है, उन्होंने कहा हमारी जो आबादी है ना वो 90 करोड़ से लेके 1 अरब तक बिल्कुल ठीक है, ना इससे कम होने देनी है ना 1 अरब से ज्यादा होने देनी है। अब पाकिस्तान की बड़े आबादी जो है, हमारे पास ये रिसोर्सेस हैं, ये मुल्क जो है ये 17 करोड़ से लेके 20 करोड़ आबादी तक बहुत अच्छा मुल्क है। लेकिन इससे जितनी ज्यादा आबादी होती जाएगी वो हमारे लिए उसके बहुत ज्यादा बुरे इम्पैक्ट्स होंगे। लेकिन अब दूसरी चीज ये है कि बड़े इस आबादी को दुनिया के अंदर आपको पता है नेगेटिव ग्रोथ का है, दुनिया की आबादी कम होनी शुरू हो गई है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपको ये लोग जो होंगे उनको पढ़ाना लिखाना होगा, उनको स्किलफुल बनाना होगा। और आखिरी बड़े ऐसे आ सकता है तो कोविड पे आ सकता है। ये डिफरेंट आपके एसेस हैं। अब आपने करना क्या है, अब बड़े को हाउ टू मेक द नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। अब सबसे पहले ना बड़े का अच्छा सा रजिस्टर ले, लाइक दिस वन, इस तरह। उसका पहला पेज जो है ना बड़े उसको कंटेंट पेज बनाए, बिल्कुल इसी तरह। अब सबसे पहले बड़े एजुकेशन जो है ना उसको 14 पेज दें। उसके बाद आप डेमोक्रेसी को 14 पेज दें। अब जब बड़े आप एजुकेशन को 14 पेज दें ना, तो उसके लिए ना आप एक काम करें। आप सबसे पहले बड़े एजुकेशन पे डेटा इकट्ठा करें। कैसे करें? सबसे पहले बड़े ऊपर एजुकेशन लिखें और इंटरनेट से कोई से 2 से 3 दो कोटेशनें लिख लें। उसके बाद आप अपने टॉपिक को बड़े डिवाइड करो। सबसे पहले एजुकेशन के बेनिफिट्स लिखो बुलेट्स में। नंबर 1 मसलन लिखो जी अवेयरनेस क्रिएट करती है। वो कोटेशन है तो आगे लिख दो, नहीं है तो ना लिखो। दूसरा लिखो जी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। कोई डेटा है कोटेशन है तो लिख लो, अदरवाइज छोड़ लो। यहाँ पे लिखो इश्यूज या बेनिफिट्स। 13 से 14 बेनिफिट्स लिखने हैं। देन इश्यूज लिखो। इश्यूज में लिखो जी मिनिमम बजट। सर्च कर लो, अगर डेटा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज छोड़ लो। आपके मैंने पीछे जितने भी टॉपिक बताए हैं बेटे, हर टॉपिक की आप आउटलाइन बना लो बुलेट्स में। अब क्या होगा, ये 4 से 5 घंटे लगेंगे, ये पूरा एजुकेशन तैयार हो जाएगा। आप सपोज करते हैं बेटे आज आपने अखबार एक पढ़ी और अखबार में एजुकेशन रिलेटेड कोई चीज लिखी हुई, आप अपने रफ रजिस्टर पे लिख लो, मोबाइल में लिख लो। ये रजिस्टर आपके पास रात को होना चाहिए, रात को वहां से ओपन करो, इसमें ऐड करो। अब ये बातें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बेटे अगर आज एजुकेशन पे लिखा है ना, 3 दिनों बाद दोबारा भी एजुकेशन पे लिखोगे, 4 दिनों बाद वो सारी की सारी बातें जो है बेटे आपको याद हो, सारी की सारी बातें याद होनी शुरू हो जाएंगी। हर बात बेटे आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। और यकीन जाने बेटे तमाम की तमाम बातें जो है ना आपके फिंगर टिप्स पे, तमाम की तमाम बातें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। इसी तरीके से इसके बाद बेटे डेमोक्रेसी को शुरू कर लो। सबसे पहले 2 कोटेशंस। देन लिखो डेमोक्रेसी के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, कि जो लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। उनके मुतालिक डेटा है तो लिखते जाओ, नहीं है तो बाद में ऑटोमेटिकली और आप फेल होना शुरू हो जाएगा। यकीन जाने बड़े जब आप एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे ना, आपको पाकिस्तान अफेयर भी तैयार होगा, करंट अफेयर, बेहतरीन किस्म के नोट्स, और आपको किसी बंदे के नोट्स की जरूरत नहीं होगी। आज बैठे बड़े 20 से 25 टॉपिक निकालो, थीम निकालो, जिसमें पाकिस्तान अफेयर भी हो, जिसमें करंट अफेयर भी हो, जिसमें इंग्लिश ऐसे भी हो। सारे के सारे थीम निकालो और उन पर डेटा लिखना शुरू कर लो। अब तमाम की तमाम बातें जो होंगी बड़े एक दफा लिख लो, उसके बाद उनको फिल करना शुरू कर लो। अब आपकी तमाम की तमाम बातें जो होंगी बड़े फिल आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। मैंने ये कहा है कि बड़े ऐसे हर टॉपिक की बाइफर्केशन करें, हर टॉपिक को 10-15 पेज दें। सबसे पहले उस टॉपिक के मुतालिक 2-3 कोटेशंस लिखें। उसके बाद बड़े हर थीम की आउटलाइन बनानी शुरू करें। कहां से बनानी है वो भी मैं बताता हूं। बेशक डेटा नहीं है तो छोड़ते जाएं,
बाद में जब आप चीजों को पढ़ोगे तो सारी की सारी चीजें फिंगर टिप्स पे होंगी। ये बड़े डेटा शीट है, और ये वो डेटा शीट है जो कि बंदों को, एक बंदे को टॉपर बनाती है और एक की एलोकेशन नहीं होती। अब लोग ना बड़े हवा में टॉपिक आता है इकोनॉमिक क्राइसिस, वो कहते हैं जी टैक्स नहीं है, ये नहीं पता कितना टैक्स है कितना नहीं है, ये हवा में बातें हैं, ये ऑर्डिनरी बंदे की बातें, ये सीएसएस के स्टूडेंट की बातें नहीं है। आप अपने रजिस्टर पे सेम इसी तरह का एक पेज बनाए और तमाम की तमाम बातें जो है ना उस पर लिखनी शुरू कर लो। सबसे पहले बेटे आपको जीडीपी ग्रोथ पता होना चाहिए कि जीडीपी होती क्या है और इसकी ग्रोथ कितनी है। जीडीपी क्या होती है कि बड़े किसी भी मुल्क के अंदर जितने अमाउंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई है ना उसको आप जीडीपी कहते हो। बस अब पाकिस्तान में पिछले साल बड़े 383 मिलियन बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई थी, 380 बिलियन डॉलर्स की। अब अगले साल बड़े 390 बिलियन डॉलर की होगी तो हम कहेंगे कि जी इतने परसेंट ग्रोथ है। अगर उससे कम होगी तो हम कहेंगे जी नेगेटिव में ग्रोथ है। क्लियर हो गया? जीएनपी, जीएनपी जीडीपी में बड़े आपके मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जीएनपी में आपके नेशनल की एक्टिविटीज होती हैं जिधर भी कोई पाकिस्तानी रह रहा है। जीडीपी ऑन एजुकेशन, जीडीपी ऑन हेल्थ, बड़े हम टोटल पैसे का, टोटल जीडीपी का 41% जो है ना वो डेट पे लगा देते हैं। जीडीपी ऑन डिफेंस 17% डिफेंस पे है। और बड़े किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती है ना वो एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट। हमारे मुल्क में इस साल बेटे कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जीरो थी। इंडिया के अंदर 591 मिलियन बिलियन डॉलर की थी रेमिटेंसेस। मुझे बताएं बेटा, हम आईएमएफ से जो पैसे मांग रहे थे, मिन्नत तरला कर रहे थे, वो कितने पैसे होने थे, कितने पैसे हम डील मांग रहे थे? 2 बिलियंस, 3 बिलियंस? 2 बिलियंस। अच्छा, $2 बिलियन की। अपने पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो 24 बिलियन डॉलर्स हैं। और अगर बड़े पाकिस्तान इस वक्त सरवाइव कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इन रेमिटेंसेस की वजह से कर रहा है। और ये रेमिटेंसेस कहाँ से आती हैं? इसका 80% जो है, और आपको पता है इमरान खान के दौर में हमारी रेमिटेंसेस जो थी वो 31 बिलियन डॉलर्स थी। हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो कम हुई हैं। पूरी दुनिया की बेटे रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं और हमारी रेमिटेंसेस कम हो रही हैं। ये सारी की सारी रेमिटेंसेस बड़े चंद ममालिक से आती हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है। अब हम कह रहे थे कि देखो बड़े इंडिया की रेमिटेंसेस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर स्कैटर्ड है, पूरी दुनिया से आ रही होती हैं। खुदा न खास्ता बटे अगर गल्फ में कुछ हो जाए ना तो पाकिस्तान वैसे ही डूब जाएगा। दूसरी बात है, देखो बेटे, जब आप पाकिस्तान सऊदी रिलेशन पे सवाल करो ना, वहां पे ये बात लिखो कि इतने रेमिटेंसेस हमें आते हैं, इतने लोग हमारे वहां पे काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हम उनको चीजें भेज रहे हैं, तब बेटे सवालों में आपके नंबर आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टोटल टैक्सेस हमारे कितने हैं। पिछली दफा हमने 68 ट्रिलियन रुपीज इकट्ठे किए थे। हमारा टारगेट जो था वो 74 ट्रिलियन रुपीज था। इस दफा बेटे टारगेट जो है 94 ट्रिलियन रुपीज है, जो कि शायद इम्पॉसिबल है। टोटल एक्सपेंडिचर्स के हैं बड़े, एक्सपेंडिचर इससे ज्यादा है। इनके फार्स हो बड़े, हम फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कमाती जो है वो 68 रुपीज कमाती है, और उसके अखराजात जो हैं वो 100 रुपीज हैं। हम इसको बजट डेफिशिएट करते हैं। ये कहाँ से पूरा करते हैं? फिर हम जो लोकल यहाँ के बैंक है ना उनसे कर्ज लेते हैं। दूसरे नंबर में हम क्या करते हैं, हम ये जो बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड्स बेचते हैं, हम गवर्नमेंट के इदारे बेचते हैं।
टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी है? बड़े पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल $32 बिलियन की थी। इंपोर्ट्स कितनी है? $68 की, ये डॉलर्स में होती है। सो बड़े हम महीने में $2 बिलियन चीजें बाहर भेजते हैं और $6 बिलियन की बाहर से लेते हैं, $4 बिलियन नहीं होते हैं। इस वजह से आपने देखा है कि बड़े हर दूसरे तीसरे महीने डॉलर्स का रोला शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कर्ज आता है ना वो 2 महीने तो पूरे करते हैं, उसके बाद फिर कम होने शुरू हो जाते हैं। इसका फर्क जो है, इसका डिफरेंस जो है, हम इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इन्फ्लेशन रेट रीजन में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हमारा है, और कहते हैं हमारे यहाँ कोई पहुंच गया 30 से ज्यादा। और बेटे ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि किसी भी मुल्क में अगर 5% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है ना, तो वहां पे लोग ट्रेड नहीं करते, उनके साथ कारोबार नहीं करते। हमारी आबादी बेटे 30% आबादी जो है वो गुर्बत के नीचे रह रही है। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी मुल्क पे ना बर्डन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको ना पढ़ने का ख्याल होता है। ये वो लोग होते हैं जो आप पे बर्डन है, ना तो ये कोई नौकरी करते हैं, ना ये किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सारा दिन बड़े घर में पड़े रहते हैं। पर कैपिटल इनकम कितना है? रीजन में सबसे ज्यादा कम हमारा है। इसकी पोटेंशियल कितनी है? हम सिर्फ बिजली से 1,10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, सिर्फ पानी से। पानी की इंस्टॉल कैपेसिटी है बेटे 12,000, टोटल प्रोडक्शन है 5,000। आपको पता होना चाहिए कि बेटे हमारी हाइडल कितनी है, सबसे ज्यादा हम थर्मल कितनी है, न्यूक्लियर कितनी है। हम सोलर तो पैदा ही नहीं कर रहे। बड़े पाकिस्तान का जो हम बाहर से चीजें मंगाते हैं ना, उसमें 30% जो हमारी इंपोर्ट है ना, वो फ्यूल रिलेटेड चीजें हैं। अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी सोलर से और हाइडल से बनाना शुरू कर लेना, हमारे जितने भी मसाइल हैं बेटे 90% हमारे मसले खत्म हो जाएं। क्यों? क्योंकि तेल की इंपोर्ट कम हो जाएगी। इंपोर्ट कम हो जाएगी तो हमारा रुपी जो है बड़े उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेचुरल गैस का आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन कितनी है, पोटेंशियल कितना है, प्रोडक्शन कितनी है और डिमांड कितनी है, और इसका डेफिशिट कितना है। पॉपुलेशन ग्रोथ का पता होना चाहिए, अराउंड 2 है हमारे यहाँ। लिटरेसी रेट का आपको पता होना चाहिए, अमंग मेल्स कितना है, अमंग फीमेल्स कितना है, प्रोवेंसेस कितनी है, हायर एजुकेशन कितनी है। बट ये सारी की सारी वो चीजें हैं जैसे जो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। और यकीन जाने बड़े ये वो चीजें हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करना है, और ये वो चीजें हैं जिन्होंने आपको सीएसएस का टॉपर बनाना है, जिन्होंने आपको सीएसएस जो है बड़े उसका हमेशा हमेशा के लिए टॉपर बनाना है। आप ये देखते हैं कि बड़े इसके लिए आपको किताबें कौन सी, मैं कल इकॉनमी पढ़ाऊंगा। इकॉनमी में दो चीजें होती हैं, एक इटरनल इकॉनमी होती है और एक अच्छा। देन बड़े हम देखते हैं कि आपने किताबें कौन सी पढ़नी है। ये कुछ जो है ना बड़े, ये जो 2025 के लोग हैं ये आपके लिए जरूरी किताबें हैं। 2024 वाले ना भी पढ़ें तो खैरियत है। बड़े ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये वो किताबें हैं जो सीएसएस के लिए ना बड़े, मैं इनको बाइबल कहता हूं। पहली किताब है वाई डू नेशन फेल। बड़े इस किताब के अंदर उन्होंने ये बताया है, 2012 में पब्लिश हुई है, कि क्यों दुनिया के कुछ ममालिक जो हैं वो अमीर हैं और कुछ ममालिक जो हैं गरीब हैं। मसला उन्होंने ये एक किताब में बड़े लिखा है कि एक दुनिया की जगह ऐसी है यहाँ पे दोनों लोग जो है ना वो एक ही कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो जुबान भी सेम बोलते हैं, उनकी जमीनें भी सेम जैसी हैं, उनके माइन एंड मिनरल भी सेम है। अब एक साइड पे जो एवरेज लाइफ है वो 80 ईयर है, और दूसरी साइड पे एवरेज ईयर जो है वो 50 साल है।
एक साइड पे जो पर कैपिटल इनकम है वो $20,000 है और दूसरे साइड पे सिर्फ $5 है। एक साइड पे बड़े इलेक्ट्रिसिटी कभी भी नहीं गई है और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रिसिटी दिन में सिर्फ 3 घंटे होती है। अब ये फर्क जो है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का है। ये एक जगह पे बड़े यूरिया खाद जो है वो 20 वो दो वो उसकी कीमत जो है यूरिया खाद की वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर या पाकिस्तान में उसका रेट 2000 है 50 kg का, और उसी अमाउंट का पाकिस्तानी रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो इंडिया में उसका रेट 200 रुपए है। दालें, खाने की चीजें, फ्रूट्स पाकिस्तान में 10 टाइम एज कंपेयर टू इंडिया ज्यादा है, और ये डिफरेंस जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसकी एक ही वजह उसने कहा कि एक साइड पे रूल ऑफ लॉ है और दूसरी साइड पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। उसने कहा है, बड़े इस किताब के अंदर लिखा है कि जिस भी कौम ने जब भी तरक्की करनी है, तरक्की करने के लिए उसने एक ही बात उसने कहा है जरूरी है, और वो चीज जरूरी है कि उस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। अगर रूल ऑफ लॉ होगा, जस्टिस होगा, तो प्रॉस्पर्टी और रिचनेस उन ममालिक में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरी किताब आप जरूर पढ़ें, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलिया लोधी। बहुत अच्छी किताब है ये किताब। बेटे इसने एडिट किया, ये किताब इसने लिखी नहीं है। और मैं हर बंदे को कहता हूं, बड़े करंट अफेयर आप अगर तैयार करेंगे तो इस बार आज और आज से आगे की डिटेल बताएगा, लेकिन ये किताब जो है ये पूरे के पूरे बड़े माजी की बात आपको बताएगा। मुझे 1 मिनट दें। अच्छा बड़े ये पूरी मसल कश्मीर इशू जो है ये माजी की सारी बेटे आपको डिटेल बयान करेगा। बड़े ये कुछ क्वालिटी पीरियोडिकल है, ये पाकिस्तान की मैगजीन है, ये पाकिस्तान के थिंक टैंक है, ये आम बंदा नहीं। बड़े इसमें जो रिसर्च के एक्सपर्ट्स हैं ना वो लिखते हैं। और आप सिर्फ इनमें से एक मैगजीन, मसलन आप डिजास्टर मैनेजमेंट पे, फ्लड्स पे सिर्फ इनका एक आर्टिकल पढ़ लें तो उसके बाद आपको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इप्री स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिफेंस चैनल, अब इप्री 3 महीने बाद बेटे पब्लिश होता है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज 3 महीने बाद पब्लिश होता है। आप इनका एक आर्टिकल पढ़ लेना तो इनके आर्टिकल पढ़ने के अलावा आपको किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि एक इंटरनेशनल मैगजीन जरूर पढ़ें। हम जब कहते हैं ना फलां का एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है, एनालिसिस का ताल्लुक इंफॉर्मेशन से होता है। अब हम लोकल अखबारें पढ़ेंगे ना, तो लोकल अखबारों पढ़ने से ना हमारा कश्मीर पे जो इशू चल रहा है, हमें सारी की सारी हम वो सारी सारी पाकिस्तान प्रो बातें करते हैं, हमें पता ही नहीं इंडिया के क्या क्लेम्स है। इंडिया और चाइना का इशू चल रहा है, हमें चाइना के क्लेम्स का पता है, इंडिया के क्लेम्स का पता ही नहीं है। फलस्तीन और इसराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमें फलस्तीन के क्लेम्स का तो पता है, हमें इसराइल के क्लेम्स का पता ही नहीं है वो क्या कहते हैं। अब जब बेटे आप इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ते हैं ना, उससे आपका एनालिसिस बहुत शार्प होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं यही फॉरेन पॉलिसी मैगजीन पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले कि ये कन्फ्लिक्ट क्या है। फलस्तीन और इसराइल का बड़े कन्फ्लिक्ट ये है कि फलस्तीन के लोग ये कहते हैं कि ये जो जमीन है ये हमारी है, और इसराइल के लोग ये कहते हैं कि ये जमीन हमारी है। अब इसको तयन करने के लिए फलस्तीन के लोग ये कहते हैं कि जी आप 1948 में देखें या 1940 में देखें इस जमीन के मालिक कौन थे। अब इसराइल के ज्यूज भी बड़ी बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप बिल्कुल हम तयन करते हैं ये जमीन किसकी है,
वो कहते हैं कि जी हम 1940 नहीं देखेंगे, हम 610 में देखेंगे कि 610 में ये जमीन किसकी थी। वो कहते हैं आप तो फलस्तीन की बात करते हो। वो कहते हैं कि मदीना पाक जो था 610 वो साल है जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई थी। वो कहते हैं आप तो फलस्तीन की बात करते हो। वो कहते हैं कि 610 में मदीना पाक जो था ये भी हमारा था, जिसको ग्रेटर इसराइल कहते हैं। वो कहते हैं खैबर, सीरिया, वो कहते हैं ये तो सारे का सारा हमारा था। ऐसा है क्यों नहीं? आप बड़े तारीख इस्लाम पढ़ें तो मदीना में सबसे ज्यादा तादाद किसकी थी? यहूदियों की थी ना, ज्यूज की थी। ऐसा ही है ना? फिर तो मदीना भी बेटे उनका है। हम क्यों? अच्छा, अब इस पे ना मैंने कल पढ़ा है अल जजीरा में, एक अरब राइटर ने बड़ा इसका खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं कि 610 को काउंट करते हैं। उसने कहा कि 610 में इन ज्यूज की ये जमीनें थी ना, वो अरब ज्यूज थे। उन्होंने बाद में अपना मजहब चेंज कर लिया और वो मुसलमान हो गए। हम उन अरब ज्यूज की औलादे हैं। वो कहते हैं तुम जो इसराइल में लोग आए हुए हो ना, आप तो अरब ज्यूज नहीं हो, आप तो यूरोपियन ज्यूज हो, आप तो यूरोप से आए हुए हो ना। उस वक्त आपके इंसेस्टर की ये जमीनें थी ना, आज ये आपकी जमीनें हैं। आपकी जमीनें यूरोप के अंदर हैं, आप वहां पे चले जाओ, आपके इंसेस्टर वहां के हैं। आप यूरोपियन ज्यूज हो, आप अरब ज्यूज नहीं हो। अब कितना खूबसूरत बेटे उसने जवाब दिया है। सो जब हम एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो एनालिसिस का ताल्लुक आपकी इंफॉर्मेशन से होता है। आप जरूर बेटे ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन या एक दो इंटरनेशनल मैगजीन जरूर पढ़ें। मुझे एक मिनट दें। इसी तरीके से एक बड़ी छोटी सी तारीख की किताब है, ये जरूर पढ़ें। अच्छा जी, ये नहीं करना है एक दिन में पढ़ लो दो, इस किताब को पढ़ना है और इसको बड़े इसकी लैंग्वेज को, इसके कंटेंट को डाइजेस्ट करना है। अगर बड़े दुनिया की तारीख का आपको पता ही नहीं है तो यकीन जाने आप कभी भी अच्छे एनालिसिस चीजों को नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी किताब है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बाय बीवी राव। ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ें। एक सफा पढ़ें, दो सफे। लेकिन जब न्यूज़पेपर की बड़े हम बात करते हैं ना, तो न्यूज़पेपर में बुनियादी तौर पे तीन चीजें होती हैं। एक होती है न्यूज। न्यूज हमेशा दो किस्म की होती है। एक होती है बेटे न्यूज ऑफ इवेंट और एक होती है न्यूज ऑफ पॉलिसीज। इवेंट्स ये है कि फलां जगह कागजात जमा कराने गए थे और लोगों ने छीन लिए, पेपर में नहीं आएगा। आज के बड़े अखबार में लिखा हुआ था कि इंडिया इज रेडी टू रीस्टार्ट इट्स डायलॉग विद पाकिस्तान। और वो पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी कि लास्ट टाइम हमने कब 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 डायलॉग किया। बड़े न्यूज ऑफ इवेंट्स को पढ़ें। और ये अखबार में जो बैठे मेट्रोपॉलिटन वाला पेज होता है ना, अखबार वाले को कहें कि वो आपको ना दिया करे। आप क्या करते हैं, दो शोबिस की खबरें पढ़ ली और दो स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ ली, दो सिटी की न्यूज पढ़ ली, बस अखबार पढ़ लिया। नेवर डू दिस वन। दूसरी बात यह है कि बड़े आप एडिटोरियल पढ़े। एडिटोरियल क्या होते हैं कि पिछले दिन के तीन मेजर जो की इवेंट्स होते हैं ना, उनके मुतालिक एडिटोरियल होते हैं। वो कोई एक बंदा नहीं लिखता, उनकी पूरी एक टीम बैठ के लिखती है। दे आर द फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा बड़े उसमें इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको पढ़ो। और साथ न्यू, और उनको पढ़ना नहीं है, उनको साथ लिखना भी है। आप उसको पढ़ो ना बेटे, उसमें जितनी भी रेलिवेंट चीजें अपनी रेलिवेंट पोर्शन पे लिखो। देन बेटे न्यूज ओपिनियन राइटिंग पढ़ें। हार्डली बेटे एक या दो ओपिनियन राइटिंग होती है, उनको पढ़ा करो, जरूर पढ़ा करो। और अखबार बेटे कोशिश करो रात के वक्त पढ़ने। सुबह के वक्त जितनी भी आपको याद करने वाली चीजें हैं ना, सारी की सारी याद करने वाली चीजें सुबह। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आप
इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो। ये बड़े पिछले दिन के की इवेंट्स, पिछले साल के, ये बजट से एक दिन पहले आता है, पिछले साल की सारी परफॉर्मेंस इसमें लिखी हुई होती है। इसकी एक एग्जेक्टिव समरी होती है, वो पढ़ो, और इसके बड़े एक चैप्टर होता है, वो पढ़ो। ब्रीफ ऑफ द बजट पढ़ो, विजन 2025 पढ़ो। ये पिछली गवर्नमेंट का था, नवाज शरीफ के 2013 में। इन्होंने कहा 2025 में हम ऐसे होंगे, हुआ तो कुछ भी नहीं। मतलब ये भी था कि 2025 में लिटरेसी रेट 80% होगा, उस वक्त 58% था, अभी 59% है। लेकिन इसके अंदर बड़े इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे ड्रीम्स दिए हैं। दे हैव प्रोवाइडेड वेरी वेरी गुड ड्रीम्स। रिक्वायर्ड ड्रीम होते हैं। सी पैक पढ़ो बेटे, वाटर पॉलिसी को पढ़ो, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को पढ़ो, हेल्पिंग बुक्स पढ़ो बेटे। यूट्यूब में आज बहुत से लेक्चर मैं भी भेजूंगा। ये TCM सीरीज बहुत अच्छी सीरीज है, इसको सुनो। और इससे भी पढ़ के चैट जीपीटी, आप बेटे अपने ऐसे लिखा करो। चैट जीपीटी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देती है, बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें सिर्फ एक इशू है, इसका डेटा ठीक नहीं है। ये ना 2021 तक देती है डेटा, खाली आप बेटे ओपिनियन बिल्ड हो जाएगी, डेटा रीचेक कर लो। ये कीवर्ड पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे कीवर्ड्स। ये आप लिखो ना बेटे, इश्यूज ऑफ एजुकेशन, ये पूरी दुनिया के मसाइल बताएगी। आप स्पेसिफिक थोड़ा सा करो, आप लिखो इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये तमाम एजुकेशन के इश्यूज बताएगी। और स्पेसिफिक करो इश्यूज ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल नैरो डाउन करके बेटे तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन बुलेट की फॉर्म में आपको दे देगी। यकीन जाने बड़े जी, इतनी अच्छी चीज है ना ये, इसने आपकी जिंदगी आसान कर दी है। हर इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कर देती है। मुईद, आपने क्या लिखा है? सर गूगल वालों का एक AI है, चैट बॉक्स है चैट जीपीटी की तरह, लेकिन उसमें जो है वो लेटेस्ट डेटा होता है। यार मैंने वैसे उसे यूज नहीं किया। उसका क्या नाम है? बार्ड AI। अच्छा, मैंने बेटे इसको यूज नहीं किया, इस वजह से नो कमेंट्स। ठीक है, अगर ये लेटेस्ट है तो बाकी लोग भी बेटे इसी को यूज कर लो, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये आप तमाम लोग बड़े गूगल बार्ड फिर इसी को यूज करें, तमाम लोग फिर इसको यूज करें। ये बड़े आपको तमाम चीजें, आज बहुत सा डेटा, बहुत सी चीजें मैं आपको भेज दूंगा। तमाम चीजें मैं आपको, बहुत से जितने भी बड़े मैंने आपको चीजें भेजी हैं, इनकी आउटलाइन भी भेजूंगा, कुछ वीडियो लेक्चर भेजूंगा, कुछ BBC की रिपोर्ट्स भेजूंगा। इन तमाम चीजों को बड़े आपने गौर से पढ़ना है। आज का लेक्चर नो क्वेश्चन आंसर, आज हम सवाल नहीं ले रहे। आज के बड़े हम लेक्चर इधर खत्म कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को पढ़ लो। कल इंशाल्लाह मैं आउटलाइन आपको पढ़ाऊंगा, पहले क्वेश्चन आंसर लूंगा, फिर आउटलाइन। सी यू।